ये था आपका योजना विधि की अर्थ एवं परिभाषाएं। अब हम बात करें योजना विधि के प्रकार। तो योजना विधि को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है या उसको 3 आधार पे विभाजित किया जाता है। एक है कक्षा के छात्रों की दृष्टि से, यानी कक्षा में जो छात्र हैं उनके आधार पे आप योजना विधि को अपने पाठ्यक्रम में आने वाली जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? एक तो आप दे सकते हैं व्यक्तिगत योजनाएं, एक दे सकते हैं सामूहिक योजनाएं। यानी कि योजना या कोई समस्या आपने बालकों को दी है तो या वो पर्सनल आप दे सकते हैं हर एक बच्चे को अलग अलग, और चाहे तो आप दे सकते हैं ग्रुप बना करके। ग्रुप डिपेंड करता है आपकी योजना कितनी बड़ी है और आपकी क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरी बात है या दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो आधार है वो है समय की दृष्टि से। यानी समय की दृष्टि से भी हम योजना को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक है आपकी लघु योजना और दूसरी है आपकी वृहद योजना। यानी अगर लघु यानी छोटी स्मॉल और वृहद माने बड़ी। यदि अगर योजना जो विषय वस्तु है जिस पर योजना विधि पर कार्य करने को बालकों को दिया जा रहा है, अगर वो बहुत लेंदी है तो कहलाएगा, यानी वो कुछ महीने ले सकती है या कुछ हफ्तों का भी समय लेगी तो वो वृहद कहलाएगी। और अगर वो कुछ दिनों की है, 1-2 दिन या 3 दिन की है, तो वो लघु कहलाएगी। इसके अतिरिक्त जो एक और आपका आधार है बांटने का है वो है विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बांटते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब बांटेंगे तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन आ रहा है वो है समस्यात्मक योजना। ऐसी योजना जिसका उद्देश्य छात्र के द्वारा किसी बौद्धिक समस्या का समाधान करना होता है, तो उसे इस प्रकार की योजनाओं को कहेंगे समस्यात्मक योजना। जैसे कि अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें बालक को कोई सर्वेक्षण करना है या उसके कारणों की पहचान करनी है, यानी उसके मानसिक स्तर पर उसको थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है या मानसिक चीज़ों का उसको इस्तेमाल हो रहा है, तो इस प्रकार की योजना को कहा जाएगा समस्यात्मक योजना। दूसरा जो आपका टाइप है वो है अभ्यासात्मक योजना। इसमें इसका जो उद्देश्य है वो है किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करना। यानी अगर बच्चे को किसी अभ्यास के लिए कोई योजना प्रदान की जाए, जैसे कि बच्चों को ट्रांसपेरेंसी बनाना सिखाना या उनको स्लाइड्स बनाना सिखाना, मानचित्र बनाना सिखाना या किसी चित्र विशेष को बनाना सिखाना, तो ये सारी जो योजना है या इस प्रकार की जो योजना है उनको हम अभ्यासात्मक योजना के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी रचनात्मक योजना। इसमें बालक को किसी एक नई चीज़ का, नई वस्तु के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे बच्चों को वॉल्केनो बनाना सिखाना या बच्चों को किसी चीज़ का मॉडल बनाना सिखाना, छोटी सी जैसे फिजिक्स वगैरह में होता है विज्ञान में कि छोटी सी मशीनरी बनाना सिखाना, उनके सर्किट्स किस प्रकार से कार्य करते हैं वो सिखाना। तो जब वो बच्चा कुछ नया बना के लाएगा, कोई सर्किट बना के लाएगा या कोई छोटा सा मॉडल बना के लाएगा विंड मिल का या किसी और चीज़ का, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको कहेंगे रचनात्मक योजना। और नेक्स्ट जो है आपकी वो है उपभोगात्मक योजना। इसका कार्य होता है या इसका उद्देश्य होता है कि किसी कार्य द्वारा वस्तु की अनुभूति करना। जब बालक को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि वो किसी योजना के तहत उसका उस वस्तु विशेष या उस विषय विशेष के संदर्भ में अपनी अनुभूतियों को लिखे, तो उसे कहा जाएगा उपभोगात्मक योजनाएं। ठीक है, तो ये हैं आपकी योजनाओं के प्रकार। इसके बाद हम बात करेंगे योजना विधि के सोपान, यानी क्या क्या सोपान हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि योजना विधि के अंतर्गत एक शिक्षक को अडॉप्ट करने पड़ते हैं या शिक्षक को उनको लेना ज़रूरी होता है। तो पहला है आपका परिस्थिति का निर्माण करना। यानी कि शिक्षक को क्या करना है कि उन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके तहत वो योजना विधि को बालकों को देने से पूर्व, तो उसे क्या करना है, शिक्षक को प्रश्नोत्तर रखने हैं, विचार विमर्श करना है समस्या के संदर्भ में,
और ये समझते हुए कि क्या वास्तविक रूप में ये बालक इस योग्य हैं, स्तर के बालक के स्तर के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बालक इस योग्य हैं कि वो दी गई समस्या या किए जाने वाले विचार विमर्श के तहत दी जाने वाली योजना पर कार्य कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो कार्य कर सकते हैं, अगर उनका स्तर या विषय वस्तु उस अनुसार है, तो ही योजना का निर्माण किया जाएगा। अगर योजना के रूप नहीं है तो नहीं। जैसे कि अगर बच्चे गांव में या गांव के स्कूल में आपको योजना दे रहे हैं बच्चों को, तो आपको ये देखना है कि उनके पास वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, यानी उनकी पहुंच है कि नहीं उन संसाधनों को क्रिएट करने के लिए, कि बाज़ार है पास की नहीं, या अगर बाज़ार से काम नहीं है, सर्वेक्षण का कोई कार्य है तो सर्वेक्षण उनके अपने गांव से होना चाहिए, कहीं से शहर से या दूर नहीं होना चाहिए। पर अगर बच्चा बड़ा क्लास का है तो हम उसको इस तरह के, अगर वो इतना है उसकी कैपेबिलिटीज़ की, वो आसपास जा सकते हैं, तो हम उसको सर्वेक्षण का क्षेत्र उनका बढ़ा सकते हैं, या हम उनके जो प्रोजेक्ट है या जो हम उसको रचनात्मक योजना दे रहे हैं उसको हम विस्तृत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टीचर को क्या करना है, परिस्थिति का निर्माण करना है। इस परिस्थिति के निर्माण के संदर्भ में सबसे पहले उसे बच्चों के सामने विचार विमर्श करना है, प्रश्न उत्तर रखने हैं, जिससे कि वो जान सके कि इनकी परिस्थितियाँ क्या हैं और उन परिस्थितियों के तहत वो इस योजना को बना सकेंगे कि नहीं। एक तरह से ये बच्चों को योजना के निर्माण के लिए या योजना देने से पूर्व की जाने वाली एक तैयारी है। दूसरा है योजना का चयन। जब हमने परिस्थितियों को जान लिया, बच्चों की एबिलिटीज़ को जान लिया, बच्चों की कैपेसिटीज़ को जान लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनको समस्या को प्रदान करना है, और रुचि के आधार पर ही बालक या तो हम स्वयं उनको शिक्षक समस्या प्रदान करें या योजना प्रदान करें, या फिर उनकी रुचि के अनुसार उन्हें छोड़ दे कि जिस भी ग्रुप अकॉर्डिंग या पर्सनल जैसे भी दी जा रही है, कि वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी योजना का चयन कर ले। डिपेंड करता है कि अगेन कि क्या लेवल है बच्चों का और क्या कंटेंट है या क्या योजना का विषय वस्तु है। नेक्स्ट है योजना के क्रम का निर्माण, यानी शिक्षक को समस्या जो दे रहा है, जो योजना प्रदान कर रहा है, उसके अनुसार योजना को एक क्रम बताना पड़ेगा बालकों को, कि उस क्रम के अनुसार ही वो अपनी योजना के तहत कार्य करें। क्योंकि जब योजना पे कार्य करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा कि किस प्रकार से उन्हें क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। हौच पौच हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हमें कोई एक रिपोर्ट टाइप उनसे तैयार करवानी है, तो अगर रिपोर्ट तैयार करानी है तो उसका क्रम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को या बालकों को, विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका योजना का क्रियान्वयन करना, यानी जो समय है, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन समय और संसाधनों के तहत अब हमें बच्चों को योजना के लिए छोड़ना है, और उस छोड़ने के साथ साथ सिर्फ उन्हें उन्हीं के आधार पे नहीं बल्कि सहयोग भी उन्हें प्रदान करना है, जिससे कि योजना का सही रूप से बालक तैयार कर सकें, योजना के निष्कर्ष तक या योजना को पूर्ण करने में उन्हें सहायता प्रदान करनी है। नेक्स्ट है आपका कार्य का मूल्यांकन करना। इस स्तर पर, इस सोपान पे क्या शिक्षक को क्या करना है कि जो उद्देश्य लिए गए थे, उन उद्देश्यों के तहत बालक कितने स्तर तक सफल रहा और असफल रहा, इसका मूल्यांकन शिक्षक को करना होता है। यदि बालक अगर शिक्षक को लगता है पूर्ण रूप से सफल रहा, उसके योजना का क्रियान्वयन सही रूप से हुआ है और उसके योजना के संदर्भ में निष्कर्ष सही रूप से निकाले गए हैं, तो वो सफल है। और यदि इसमें कहीं भी कुछ चूक हुई है तो नेचुरल बात है कि जो विद्यार्थी है वो अपनी योजना को पूर्ण करने में असफल रहा है। नेक्स्ट है योजना को लिपिबद्ध करना। मूल्यांकन के पश्चात करें या मूल्यांकन से पूर्व ही होना चाहिए कि वो जो योजना दी गई है उसको एक शीर्षक देते हुए
और उसके संदर्भ में जो भी कार्य किया गया है उसका लिखित विवरण तैयार करा लेना चाहिए बच्चों से, जिससे कि आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में उन्हें दिशा निर्देश दिए जा सकें और उसी संदर्भ में उन्हें आगे, अगर हम उसी योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कार्य किया जा सकता है। इसलिए लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है। अगर लिपिबद्ध हो जाता है तो आगे के संदर्भ में शिक्षक आराम से कार्य कर सकता है। अब बात करें जैसे अगर ये है विज्ञान शिक्षण, तो विज्ञान शिक्षण में जैसे आपको मैंने बताया कि फिजिक्स के संदर्भ में हम दे सकते हैं। हम इसके अतिरिक्त उनको साइंस के जैसे अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स का स्टूडेंट है तो हम उन्हें विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स निर्माण किए जाते हैं उनके संदर्भ में कुछ योजना दे सकते हैं। बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हम उन्हें विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं या जैसे वो जो आपकी बनती है जो ये पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पत्तियाँ लगा करके उनका एक डॉक्यूमेंटेशन करना, इस तरह के कार्य दे सकते हैं। या फिर उनके जो भी बुक में कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसके आधार पे भी हम उन्हें योजना प्रदान कर सकते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि योजना विधि का प्रयोग सिर्फ विज्ञान विषय में किया जाएगा। योजना विधि का प्रयोग हर एक विषय में किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक अध्ययन है, चाहे वो गणित है या हिंदी अथवा अंग्रेजी है। हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के कहानियों या छोटी कविताओं, जो कि उनकी जो दी गई कविता है उससे संदर्भित है, उन्हें एकत्र करने के लिए या उन्हें लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इतिहास या भूगोल के संदर्भ में हम उन्हें सिक्के या डाक टिकट वगैरह इकट्ठे करने के लिए कह सकते हैं। यदि हम बात करें गणित की तो हम उन्हें विभिन्न आकारों की चीज़ों को संग्रह करने के लिए कह सकते हैं, या विभिन्न जो आकार हैं उनके आधार पर किसी प्रकार के फॉर्मूले वगैरह को लगाते हुए उनके संदर्भ में कह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी विषय के मतलब विज्ञान विषय के अंतर्गत ही इस विधि का प्रयोग करते हैं, हम इसे कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, यानी अन्य विधियों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करें अंत में कि इस विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले बात करें गुणों की, तो गुणों के अंतर्गत जो पहले जो गुण है कि ये विधि जो है मनोवैज्ञानिक है। आपने समझा कि इस विधि में क्या हो रहा है, समस्या का चयन जो हो रहा है वो छात्र की योग्यता और उसके विषय वस्तु, उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि को ध्यान में रख के हो रहा है, और साथ में छात्र को तैयार किया जा रहा है, पहले उससे डिस्कशन किया जा रहा है, और साथ ही साथ छात्र को सक्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब के कारण से ये सारे जो नियम हैं जो उनको हम लागू कर रहे हैं, जैसे इसमें तत्परता का नियम आ जाएगा, इसमें अभ्यास का नियम आ जाएगा जब आप अभ्यास योजना की बात करते हैं, इसमें प्रभाव का नियम आ जाएगा जब आप रचनात्मक योजना प्रदान कर रहे हैं या उपभोगात्मक योजना प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो विधि है बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है और इससे बालक सबसे अधिक सीखता है। नेक्स्ट जो गुण है वो है सामाजिक गुणों का विकास में सहायक होती है ये जो विधि है। ये क्योंकि बालक समूह में कार्य करता है, अगर समूह में नहीं है व्यक्तिगत भी है तो भी बालक को अपने आसपास के वातावरण से सहयोग लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है और साथ में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। जब वो अपने कार्य को समय से पूर्ण करने और सबसे अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बालक में श्रम का महत्व बालक जान जाता है, श्रम के महत्व को स्थापित कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्य को करता है और उस कार्य को सामर्थ्य के अनुसार करते हुए वो अपनी योजना को सफल बनाने का या अपने कार्य को सफल बनाने के लिए जो श्रम कर रहा है, इससे उसे समझ में आता है कि मेहनत करना या श्रम करना कितना आवश्यक है। नेक्स्ट जो गुण है वो है जनतांत्रिक जीवन यापन में सहायक, क्योंकि जनतांत्रिक जीवन यापन क्या कहता है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का आना चाहिए। तो जो बालक है उसको स्पेस देता है कि वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी कुशलता के अनुसार अपने कार्य को संपन्न कर सके।
तो हर बच्चे को अपनी योजना को अपने स्तर से या अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार देने का या करने का स्वतंत्रता होती है, इसलिए जनतांत्रिक जीवन यापन में सहायक होता है। नेक्स्ट है इसका समवाय शिक्षण में सहायक। समवाय शिक्षण यानी कि योजना विधि के अंतर्गत जो स्वाभाविक ढंग से जो विषय हैं उनके संदर्भ में जीवन और कार्य दोनों का अनुभव बालक ग्रहण करता है, यानी एक समन्वय स्थापित होता है किसमें, जो वास्तविकता है और उसके उस वास्तविक परिस्थिति के साथ उसके कार्य का समायोजन। तो इस प्रकार से एक बालक एक कोऑर्डिनेशन करना, एक समन्वय करना सीखता है, एक समन्वय स्थापित करना सीखता है। नेक्स्ट जो गुण है वो है रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि बालक अपने आप कार्य कर रहा है और जब वो कार्य करता है तो व्यवहारिक रूप से कार्य करने से उसको उस विषय वस्तु के सैद्धांतिक रूप या सैद्धांतिक पक्षों का ज्ञान स्वभावतः या अपने आप ही हो जाता है। तो इस कारण से उसकी जो रटने की प्रवृत्ति है वो कम होती है, निरुत्साहित होती है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक व व्यवहारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति। बालक को जो ज्ञान है वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है? योजना विधि के तहत वो जो क्रिया कर रहा है और उस कार्य विशेष को व्यवहार में ला रहा है। तो क्रियात्मक है और व्यवहारिक है बालक, तो अपने आप अपने स्तर के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करता है और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान कैसा होगा? स्थायी होगा और प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित होता है और अनुशासन स्थापित होने के कारण जो एक बच्चा अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी से, अपने उत्तरदायित्व की, कर्तव्यनिष्ठा की भावना से पूर्ण करने का प्रयास करता है। और इसको देने के बाद एक काम और एक जो लाभ हमें और होता है वो यह है कि गृह कार्य जैसी समस्याओं से मुक्ति होती है। जैसे अगर आपने लंबी कोई योजना दी है बालक को, तो वो अब उसे गृह कार्य देने की लंबे समय तक शिक्षक को आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो डिपेंड करता है ये पॉइंट जो है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आप जो टीचर दे रहा है। अब हम बात करें कि योजना विधि के दोष क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। तो पहली जो कमी है वो ये है कि ये समय अधिक लेती है, क्योंकि इसको ये जो विधि है अगर छोटी भी है तो भी बालक को विद्यालय परिसर के अतिरिक्त यानी स्कूल एटमॉस्फेयर के अतिरिक्त दूसरा समय देना पड़ता है और इसको समय पे समाप्त करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि बालक हर स्तर का है क्लास में और अगर वो उसके स्तर के, उसके रुचि के अनुसार अगर समस्या प्रदान नहीं की है तो हो सकता है बालक उसे समय से पूर्ण न कर सके। नेक्स्ट जो विधि है वो है नेक्स्ट जो दोष है वो है सैद्धांतिक विषयों के लिए अनुपयुक्त। ये जो विधि है वो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि थ्योरेटिकल हैं, जिनको सिर्फ थ्योरीज़ ही उनकी है और उन्हें उन थ्योरीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, उनका कोई व्यवहारिक पक्ष आपको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे विषयों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। अगला जो दोष है कि ये विधि खर्चीली है। क्यों खर्चीली है? क्योंकि इसमें धन भी अधिक लगेगा। बच्चा अगर आप रचनात्मक देंगे तो धन भी लगेगा, इसमें समय भी लगेगा और बच्चे का श्रम भी लगेगा। तो अगर हम तीनों आधारों पे बात करें, धन, समय और श्रम या शक्ति के आधार पे, तो हम ये जानेंगे कि यह विधि खर्चीली है, इसमें समय और वगैरह और ये धन वगैरह अधिक लगेगा। नेक्स्ट है जो शिक्षकों के लिए कठिनाई है इसमें। क्यों? क्योंकि शिक्षक को कक्ष में जो रेगुलर क्लासेस हैं वो लेनी है, प्लस बच्चों को दिशा निर्देश भी प्रदान करने हैं। तो ये विधि शिक्षक के लिए भी श्रम साध्य है, क्योंकि टीचर के लिए जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके अतिरिक्त उसे समय देना होता है, तो उस समय भी अधिक लगेगा और उसके दिशा निर्देश देने में उसे श्रम भी लगेगा। नेक्स्ट जो इसका दोष है वो है विद्यालय कार्य को अव्यवस्थित होता है। यानी इस विधि के द्वारा अगर हम योजना विधि के तहत अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो जो औपचारिक कक्षा शिक्षण है उसके अतिरिक्त हमें इसके लिए अलग क्लास की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है, जिससे कि क्या होगा, जो औपचारिक या नियमित जो हमारा कार्यक्रम है, शिक्षण कार्य है, उसमें थोड़ा सा गतिरोध या अव्यवस्था उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है आपका संसाधनों की अनुपलब्धता।
यदि संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में योजना विधि कारगर नहीं हो सकती है और उसको कारगर बनाने के लिए छात्रों को या शिक्षक को अधिक श्रम देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके योजना विधि के संदर्भ में कुछ गुण और कुछ दोष। होप आप नोट्स बना रहे होंगे, तो आप इन्हें अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। थैंक यू।